प्रश्न। लेखिका आशापूर्णा देवी के रचनात्मक विकास पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर। नंबर 1। आशापूर्णा देवी का जब जन्म हुआ उस वक्त अंग्रेजी शासन था और ब्रिटिश राज को खदेड़ने की तैयारियां चल रही थी। हर एक क्षेत्र में बदलाव हो रहे थे, लेकिन उस समय में भी लड़कियों के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई के बारे में लोगों की छोटी सोच थी और इसी छोटी सोच का शिकार थी आशापूर्णा देवी, क्योंकि उसके परिवार में दादी का दबदबा था जो लड़की जात के पढ़ाने लिखाने के विरुद्ध थी। नंबर 2। आशापूर्णा देवी के घर में उसके भाइयों को पढ़ाई करने की इजाज़त थी। उसके लिए घर में ही अध्यापक आते थे। अपने भाइयों को पढ़ते देख और सुनकर ही आशापूर्णा देवी ने पढ़ना लिखना सीखा था। नंबर 3। आशापूर्णा देवी के पिता कलाकार थे। वे चित्र बनाते थे और उनके चित्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते थे और उसकी माँ पुस्तक प्रेमी थी। खाली समय में कहानियों की किताबें पढ़ती रहती थी, इसलिए घर में बहुत सारी किताबें व पत्र पत्रिकाएँ आती रहती थी। इसी वजह से आशापूर्णा देवी और उसकी 2 बहनों को किताबें पढ़ने का चस्का लगा था। नंबर 4। हालांकि देश में चारों तरफ राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का माहौल था, मगर आशापूर्णा देवी घर की 4 दीवारों में सिमटने के कारण उन हलचलों से बेखबर थी। उनके और उनकी बहनों के बीच अक्सर गीत लिखने और उसे स्वरबद्ध करके गाने की होड़ लग जाती। इस तरह आशापूर्णा देवी को लिखने का चस्का लगा। नंबर 5। सन 1922 में 13 साल की उम्र में खुद की लिखी भभाई रेर डाक यानी बाहर की आवाज़ नामक कविता भशिशु साथी नामक पत्रिका में छपने के लिए भेज दी। पत्रिका के संपादक राजकुमार चक्रवर्ती को उसकी कविता पसंद आई और आशापूर्णा को पत्र लिखा कि वे अपनी कुछ और कविताएं भेजें। इस तरह उनके लेखन का सफ़र शुरू हुआ। सन 1924 में एक बैंक मुलाजिम से उनका विवाह हो गया। एक घर की 4 दीवारी से निकलकर दूसरे घर की 4 दीवारी में कैद हो गई, लेकिन घर में ही रहकर लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। शुरुआती कहानियाँ बाल साहित्य के लिए थी, लेकिन बाद में बड़ों के लिए गंभीर कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। नंबर 7। आशापूर्णा देवी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में स्त्री पुरुष के बीच गैर बराबरी, अन्याय, परंपरागत हिंदू परिवारों में पुरुष संकीर्णता आदि पर कठोर प्रहार किया। स्त्री को पुराने परिवेश से आधुनिक वातावरण में लाने का प्रयास किया, इसलिए उनकी छवि एक प्रखर लेखिका के रूप में निर्मित हुई। प्रश्न। आशापूर्णा देवी के समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में समझाइए, अथवा अपने समय के बांग्ला लेखन से आशापूर्णा देवी का लेखन किस प्रकार भिन्न है। उत्तर। नंबर 1। आशापूर्णा देवी ने शुरुआत में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, लेकिन शादी के बाद बड़ों के लिए प्रेम और दाम्पत्य जैसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। नंबर 2। उनके रचना काल में सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के कारण पूरी दुनिया करहा रही थी। उस दौर में कल कारखानों का विस्तार होने लगा था, मजदूर संघ बनने लगे थे। मजदूरों ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। नंबर 3। भारतीय राजनीति में प्रगतिशील चेतना से लैस राजनेताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध आज़ादी हासिल करने की अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। नंबर 4। इस दौर में भारतीय साहित्य के रचना में परंपरागत मूल्यों, सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह को सवर दे रहे थे। स्त्रियों की आज़ादी, उनकी अस्मिता की बात जोर शोर से उठाई जा रही थी। मार्क्सवादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और रचनात्मक विकास के पैमाने तय किए जा रहे थे। नंबर 5।
बांग्ला साहित्य में प्रगतिशील चेतना कुछ अधिक प्रखर रूप में उभरी थी। इस दौर में रविंद्रनाथ की कोमल, रूमानी, रहस्यमयी और अध्यात्मवादी कविताओं का विरोध शुरू हो गया था, जबकि आशापूर्णा देवी ने उपयुक्त विचारों व आंदोलनों से प्रेरणा लेने की बजाय स्त्री अधिकार जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को संवर दिया। नंबर 6, प्रगतिशील आंदोलन शुरू होने से पहले ज़्यादातर रचनाओं में स्त्री का स्वरूप प्रेयसी है, रमणीका है। उसे श्रृंगार की वस्तु माना जाता है। वह जो कुछ करती है पति या प्रेमी के लिए करती है, लेकिन लेखिका के द्वारा स्त्री का दूसरा रूप दर्शाया गया है, जिसमें स्त्री पुरुषों की तरह हर स्थिति का समाधान करने के काबिल है। उसमें पुरुषों की तरह संवेदनाएं, चालबाजियाँ, अस्तित्व के लिए अभिमानी, संघर्ष का मादा, घर गृहस्थी को संभालने चलाने का हुनर और विवेक है। नंबर 7, आशापूर्णा देवी की कहानियाँ गृहस्थ जीवन की उलझनों, तनावों, घर को सहेजने संवारने के उपायों और उन सब के बीच खुद के वजूद को बचाए रखने के उतार चढ़ाव से उपजी है। इनमें कहीं बच्चे अपना हक जताते हैं तो कहीं बड़े, कहीं घर का मुखिया तमाम झंझटों में अपने लिए सुकून के 2 पल निकालने की कोशिश करता है, तो कहीं पुरानी नई पीढ़ी के विचारों में टकराव नज़र आता है। नंबर 8, इस दौर में आशापूर्णा देवी का लेखन ज्यों का त्यों चलता रहा। देश की उथल पुथल का उसके लेखन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने घटनाओं को नहीं, मनुष्य की मूल वृत्तियों को अपने लेखन का विषय बनाया। इनके ही रचना काल में शरतचंद्र, विमल मित्र आदि लेखकों ने भी स्त्री के अस्तित्व को लेकर कलम चलाई, लेकिन इनके और बाकी लेखकों के लेखन में अंतर का कारण यही था कि आशापूर्णा देवी सदा घर की चारदीवारी में रहकर लेखन करती थी, इसलिए वह स्त्री के अस्तित्व को ज़्यादा बारीकी से समझती थी, घर के भीतर की दुनिया को अच्छी तरह भोगती व देखती है। नंबर 9, आशापूर्णा देवी चाहती है कि स्त्री परिवार में होने वाले पक्षपात का विरोध करे, लेकिन परिवार को न छोड़े। पति अन्याय व अत्याचार करता है तो उसका विरोध करे, लेकिन पति से तलाक लेने की राय न बनाए। स्त्री पुरुष में टकराव होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। सास बहू में मतभेद होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक घर का त्याग कर दे। घर और वर में सदा आपस में विद्रोह रहा है, मगर वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। नंबर 10, परिवार नामक संस्था आशापूर्णा देवी की कहानियों का मुख्य वर्ण विषय है। परिवार में किस तरह पुरुष अपनी पत्नी, भाई, संतानों से कपट करता है, अपने स्वार्थ के लिए आडंबर रचता है, स्त्रियां किस तरह छल करती है, अपने घमंड में दूसरे को कैसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उसे कोई रोक टोक न करे और खुद परिवार वालों की हर एक बात में दखलंदाजी करती है, ये सब आशापूर्णा देवी ने अपनी कहानियों में निर्ममतापूर्वक दिखाने की कोशिश की है। प्रश्न, अपने लिए शोक गीत कहानी का विश्लेषण कीजिए। उत्तर नंबर 1, इस कहानी का रचाव मनोविश्लेषणात्मक है। यह मनुष्य की अंदरूनी परतों को उजागर करने में सार्थक रही है। यह कहानी एक रिटायर्ड व्यक्ति अविनाश के बारे में है। रिटायर्ड होने के बाद मनुष्य खालीपन महसूस करता है। उसे लगता है कि बच्चे उसकी बात नहीं मानते, उससे कोई सलाह नहीं लेता, परिवार में उसकी कोई अहमियत नहीं है। कहानी के पात्र अविनाश को ऐसा ही महसूस होता है। नंबर 2, जब व्यक्ति नौकरी करता है तब वह नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाने में व्यस्त रहता है। वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन रिटायर्ड होने के पश्चात और घर की जिम्मेदारियां बेटे बहू संभाल ले, ऐसे दौर में उस व्यक्ति का समय बिताए नहीं बीतता। ऐसे में वह व्यक्ति खुद के लिए छोटे मोटे काम तलाश कर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है या खुद को बोझ समझकर तनावग्रसित हो जाता है। कहानी में अविनाश ये सब महसूस करता है। नंबर 3,
बुजुर्ग हमेशा चाहते हैं कि परिवार का कोई व्यक्ति तो उनकी बातों को सुने, जबकि बेटे बहू घर की जिम्मेदारियां के कारण माँ बाप को समय नहीं दे पाते। इसलिए ही पोता पोती बुजुर्गों को लाडले होते हैं। यदि घर का कोई भी सदस्य बूढ़ा बूढ़ी से बात करना पसंद नहीं करता, तो कम से कम बूढ़ा बूढ़ी को एक अलग कमरे में सोने दे, ताकि वे दुख सुख दिन भर की घटनाओं की बात करके मन हल्का कर सके। कहानी में अविनाश एक एकांत कोठरी में पड़ा रहता है और शैलबाला बड़े कमरे में बड़े पलंग पर पोती के साथ सोती है। शैलबाला के पास अविनाश से बात तक करने का समय नहीं होता। ये बात अविनाश को बड़ी खलती है। नंबर 4, बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जीभ का स्वाद बढ़ जाता है। वे कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। उनकी आदतें बच्चों जैसी हो जाती है। वे किसी न किसी बात के बहाने घर वालों से बात करना चाहते हैं, लेकिन जब घर वाले उनकी उपेक्षा करते हैं तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। नंबर 5, माँ बाप को लगता है कि बच्चे नई पीढ़ी के होने के कारण उनके जीवन के तरीके अलग हैं, इसलिए वे माँ बाप को अहमियत व वक्त नहीं देते, जबकि बच्चे घर की जिम्मेदारियों में उलझे होने के कारण वक्त नहीं दे पाते। बच्चों को लगता है कि माँ बाप पुरानी पीढ़ी के हैं, वो दौर कुछ और था, यह दौर कुछ और है, जबकि दोनों पीढ़ी अपनी अपनी जगह सही होती है। नंबर 6, बुजुर्ग हुए तो क्या हुआ, कुछ हो या ना हो, उनका भी मन करता है कि वे भी एक दूसरे के पास सोए। कहानी में अविनाश चाहता है कि शैलबाला उसके साथ सोए, इसलिए वह हृदयाघात हार्ट अटैक आने का षड्यंत्र रचता है, लेकिन शैलबाला उसकी नब्ज देखकर कहती है, दिन भर ऊट पटांग खाते रहते हैं, उसी से पेट में गैस बन गई है, इन्हें आराम करने दो, ठीक हो जाएंगे। ये सब कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शैलबाला भी पोती के साथ कमरे में चली जाती है। अविनाश की सारी अभिलाषा धराशायी हो जाती है। वह अकेलेपन की पीड़ा में खो जाता है। प्रश्न, अपने लिए शोकगीत कहानी के सकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डालिए। उत्तर। नंबर 1, कहानी का सकारात्मक पक्ष यह है कि बूढ़े अविनाश को उसके बेटे बहू ने घर से नहीं निकाला है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि न जाने कितने बुजुर्गों को उनके परिवारों ने घर से निकाल दिया। वे दर दर की ठोकरें खाते सड़कों पर घूमते हैं। नंबर 2, बेटे माँ बाप को असभ्य समझकर अपने परिचितों के सामने नहीं आने देते। उनकी सोच में होता है कि यदि माँ बाप अपनी सादगी के साथ उनके दोस्तों के सामने आ जाएंगे तो वे बाद में उसका मजाक उड़ाएंगे, जबकि अविनाश को उसका परिवार असभ्य नहीं मानता। नंबर 3, घर के बुजुर्गों और बाकी परिवार के सदस्यों के खाने में भेदभाव किया जाता है, जो कि गलत है। यदि कोई परहेज है तब बात अलग है। कहानी के अविनाश को खाने की कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाता। नंबर 4, बुजुर्गों को फालतू चीज़ समझकर घर की अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता इस लायक नहीं हैं कि उनको अपने रिश्तेदारों के सामने लाया जाए, जबकि कहानी के अविनाश को हवादार कमरा दिया गया है, उसको फालतू चीज़ नहीं समझा गया है। नंबर 5, बुजुर्गों के बेटे बहू देखभाल नहीं करते, उनके पास बैठकर 2 बात करना पसंद नहीं करते, उनसे सलाह मशवरा लेना तो बहुत दूर की बात है। जबकि कहानी का अविनाश खुद को अकेला महसूस करता है, यह उसके मन का फितूर है। उसके बेटे उसका हालचाल पूछते हैं, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हैं। पत्नी शैलबाला रोज़ बिस्तर ठीक करती है। प्रश्न, अपने लिए शोकगीत कहानी के किसी एक सशक्त चरित्र पर तर्क सहित चर्चा कीजिए, अथवा कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर। क, कहानी के पात्र अविनाश का चरित्र चित्रण। नंबर 1, अविनाश सेवानिवृत्त व्यक्ति है। उसके दोनों बेटे नौकरीशुदा है, इसलिए उन्होंने घर की सब जिम्मेदारियां संभाल ली है। लेकिन घर का मुखिया अविनाश ही है और वह चाहता है घर के सब काम उसकी मर्जी के मुताबिक हो, हर एक बात में सलाह मशवरा हो। नंबर 2,
अविनाश ने अपने लिए कोई काम नहीं तलाश रखा था, इसलिए उसे हर वक्त उबाऊपन महसूस होता रहता था। नंबर 3, अविनाश वासना युक्त व्यक्ति है। जिस उम्र में बेटे बहुओं की शर्म करनी चाहिए, उस उम्र में वह शैलबाला के साथ सोना चाहता है, लेकिन शैलबाला अपने को परिवार में व्यस्त रखती है। नंबर 4, अविनाश के प्रति परिवार वालों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह अकेलापन महसूस करता है जो उसके मनोभाव है। नंबर 5, काम धंधा न होने के कारण अविनाश कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, उनको चिड़चिड़ापन भी रहता है। अविनाश स्थितियों के साथ तालमेल बैठाकर चलने में असमर्थ है, वह हर एक के व्यवहार को शक की नज़र से देखता है। ख, शैलबाला का चरित्र चित्रण। नंबर 1, शैलबाला परिवार को एकता के सूत्र में बांधकर चलाने के योग्य है। 2 बेटों बहुओं में यदि टकराव नहीं होता तो इसका श्रेय शैलबाला को ही जाता है। नंबर 2, शैलबाला भारतीय मूल्यों का सम्मान करती है, उम्र के हिसाब से मर्यादा का पालन करती है। नंबर 3, अविनाश शैलबाला को प्रेमालाप करने का आग्रह करता है, तब आग्रह को टाल मटोल करने के उद्देश्य से तर्क करती है। जवानी में बुजुर्गों और बुढ़ापे में बच्चों से लज्जा करनी चाहिए, यह कहकर पोती के साथ दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। नंबर 4, शैलबाला हर स्थिति को सामान्य बनाने के काबिल है। जब अविनाश को हार्ट अटैक आने का अंदेशा होता है, तब शैलबाला स्थिति को बेखूबी से संभाल लेती है। नंबर 5, शैलबाला अपने हिस्से का काम खुद करती है और बहुओं के साथ सास जैसा नहीं माँ जैसा बर्ताव करती है, अपनी बहुओं की कभी निंदा नहीं करती। शैलबाला कहानी में सुचारू रूप से परिवार को चलाने वाली भारतीय नारी की भूमिका अदा करती है। प्रश्न, आशापूर्णा देवी की कहानियों, विशेषकर अपने लिए शोकगीत कहानी के संदर्भ में भाषा और शिल्प के बारे में बताइए। उत्तर, नंबर 1, सरल, सहज व प्रभावमान भाषा। आशापूर्णा देवी की कहानी की भाषा एकदम सरल, सहज व प्रभावमान है, क्योंकि कहानी पढ़ते वक्त एक भी शब्द ऐसा नहीं होता कि उसका अर्थ जानने के लिए किताबों के पन्ने पलटने पड़े। कहानी खुद ब खुद आगे बढ़ती चली जाती है, कहीं भी भाषा का क्रम नहीं टूटता। नंबर 2, सामान्य विचार से कहानी का आकार। एक सामान्य सी बात कहानी बन जाती है। अविनाश को रात के वक्त बेचैनी सी होती है और यही बेचैनी परिवार के सदस्यों की दिनचर्या व व्यवहार को परत दर परत खोलती हुई एक कहानी का रूप ले लेती है। इस कहानी का विषय वही है जो हम सब रोजाना अपने आसपास देखते, सुनते व भोगते हैं, लेकिन उस वक्त इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता जितने आहत हम यह कहानी पढ़कर हो जाते हैं। एक क्षण की अनुभूति एक गंभीर विषय बन जाती है। नंबर 3, भाषा में शालीनता। अन्य लेखकों की तरह आशापूर्णा देवी ने अपने साहित्य में नगन, भदेश, गाली युक्त भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी भाषा सहज और शालीनता युक्त है। वह नहीं चाहती कि पाठक के मन में वितृष्णा पैदा हो। यह सत्य है, जीवन के अनेक क्षेत्र काफ़ी नग्न और निर्लज है, लेकिन साहित्य में उसे ज्यों का त्यों आशापूर्णा देवी ने उजागर करने की बजाय भाषा पर शालीनता का आवरण चढ़ाकर एक स्वस्थ शिल्प को आकार दिया है। क्या ऐसे लेखन को अयथार्थ करार देकर फेंक देना उचित होगा?